Good morning, students. So, in the last lecture, student, we have done the alternating voltage applied to a resistor. We have done the phasor diagram when the alternating voltage is applied to a resistor. Then, what kind of the behavior that is followed by the resistor? So, we have done this part. So now in today lecture we are going to continue our your chapter, that is your electromagnetic induction and alternating current. So after the resistor we are having inductor. Everybody you know that what do you mean by inductor? Inductor is a type of device which is used to store the magnetic energy. So now today student we are going to discuss the behavior of inductor in a alternating current. So what kind of behavior we are having of inductor in the alternating current? So I have written the topic that alternating voltage applied to an inductor. Suppose alternating voltage is applied to an inductor, then definitely inductor behave. So this behavior we have to study today. So firstly, student, we make a diagram. Suppose this is your inductor. This is your inductor having inductance L, and this is your voltage source. This is your V equal to V naught sine of omega t. You can assume that E equal to E naught sine of omega t also. I am assuming that V equal to V naught sine of omega t. This is your alternating voltage. Okay. So what kind of behavior we have to check in the inductor? This is the basic circuit diagram of the inductor. Now we know that students, जब हमने रजिस्टर के केस में बिहेवियर चेक किया था वहां पर मैंने इंस्टेंटेनियस करंट को भी लिया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये किया था, और हमने वोल्टेज को भी किया था. देखिए इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप आपका 0 है, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? V प्लस माइनस एल डी आई बाय डी टी शुड बी इक्वल टू 0. ये सारा वोल्टेज ड्रॉप है इस सर्किट में. जो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है वो आपका कितना होगा स्टूडेंट? 0 होगा. तो ये सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप है. इसी से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. तो यहां से स्टूडेंट V जो होगा आपका एल डी आई बाय डी टी आ जाएगा आपका. ये माइनस एल डी आई बाय डी टी ये आपकी ईएमएफ की वैल्यू थी. तो नेट वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? जो वोल्टेज है प्लस जो ईएमएफ की वैल्यू है तो वो 0 होगा आपका. तो V यहां से कितना आ गया? एल डी आई बाय डी टी. नाउ अगेन आई एम राइटिंग V इक्वल टू L di by dt. Now this V by L should be equal to di by dt. Now di by dt should be equal to V को क्या बना लो? V नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि बेटा V की वैल्यू कितनी है? V नोट साइन ओमेगा टी, और आपका dt L आपके नीचे है, इसके नीचे. अब इस dt को उस तरफ ले जाइए तो di कितना बच गया? di बिकम V नोट बाय L साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू dt. ओके, तो ये तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है di. अब पूरे की कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इंटीग्रेशन कर दीजिए. दिस इज योर di एंड दिस इज योर V नोट बाय L साइन ऑफ ओमेगा टी dt. ओके, नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन? पहले हम बिना इंटीग्रेशन से कोई सही कर लेते हैं. दिस इज योर di एंड दिस इज योर V नोट बाय L. वी विल टेक आउटसाइड बिकॉज दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, साइन ऑफ ओमेगा टी dt. So now student you know that integration of sin theta is what? Cos minus cos theta. तो यही टर्म हम लगाएंगे. यहां से
ये डी का क्या बन गया आपका, आई बन गया। दिस इज योर वी नोट बाय एल एंड दिस इज योर माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी। बाय ओमेगा आएगा तो ओमेगा आप यहां ले लीजिए, क्योंकि साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, तो ओमेगा मैंने बाहर ले लिया। तो ये करीबन इस तरीके से वैल्यू आएगी, आई इक्वल टू वी नोट बाय एल ओमेगा, दिस इज योर माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी। नाउ एक फॉर्मूला है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपका माइनस कोस ओमेगा टी है, वो अगर हमें साइन, ठीक है, अगर हम इसको देखो माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी को अगर बेटा हम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख दे तो गलत नहीं होगा, साइन ओमेगा टी, दिस इज योर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब माइनस कोस ओमेगा टी को रिप्लेस कर दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है। अब हमारी इक्वेशन आई, इसको मैं आई नोट बना लूं तो दिस इज योर आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ये तो डिजायर इक्वेशन आ गई। इसमें हमने आई नोट को क्या बनाया था आपका, मैक्सिमम पीक वैल्यू को वी नोट बाय एल ओमेगा। अब ओम्स लॉ से आई नोट होता क्या है, आई नोट इक्वल टू वी नोट बाय आर, दिस इज योर ओम्स लॉ। ये क्या होगा आपका ओम्स लॉ से, तो पुट कर दीजिए वी नोट बाय आर शुड बी इक्वल टू वी नोट बाय एल ओमेगा। इससे ये कैंसिल, 1 बाय आर इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय एल ओमेगा। तो 1 बाय आर की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई, 1 बाय एल ओमेगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे नेक्स्ट करेंगे हम, जो आपकी 1 बाय आर, 1 बाय जो आर है वो है आपका कितना, 1 बाय एल ओमेगा। तो आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी बेटा, एल इंटू ओमेगा। अब यहां पर मतलब ये जो आपका सर्किट डायग्राम था इस तरीके से, ये हमने क्या कहा था, v इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पर ये L है, यहां पर ये R जो है वो बन जाएगा आपका XL, L इंटू ओमेगा। अब नई डेफिनेशन आ गई, XL को बोलेंगे बेटा आपका रिएक्टेंस, ठीक है। जो XL है आपका वो किसके बराबर होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी ये होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो आपका ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये होता क्या है, द ओवरऑल ऑपोजिशन क्रिएटेड बाय द इंडक्टर। जो इंडक्टर ओवरऑल ऑपोजिशन करता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब इस पर भी क्वेश्चन आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस पे, कि हम एसी में करें तो क्या होगा, डीसी में करें तो क्या होगा, ये दोनों हम फाइंड आउट करेंगे। ये आपकी डेरिवेशन हो गई। अब इसी से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां से ही हम नेक्स्ट करेंगे कि आपका एक्सएल। अब इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू ओमेगा। एक्सएल शुड बी इक्वल टू एल ओमेगा। ये आपका रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो पुट कर दीजिए, एक्सएल कितना हो गया, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो ये फाइनली एक्सएल का फॉर्मूला आ गया। कई बार ग्राफ पूछ लेते हैं, तो ये एक्सएल का ग्राफ, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ सीधा आएगा, क्योंकि एक्सएल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। ये सारे आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। कई बार डेरिवेशन आ जाती है पूरी की पूरी, या डेरिवेशन के अंदर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो सारे आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि इसका बिहेवियर एसी में क्या होगा और डीसी में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बिहेवियर हम किस में कर लेते हैं, डीसी में कर लेते हैं। डीसी में आपको पता है फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, ये बन गया ना। तो आपकी फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 होती है, ये लिख देते हैं 4DC। तो एक्सएल कितना बन गया, 0। इसका मतलब अपोजिशन 0 हो गया, तो आपका जो ऑफर है वो बहुत ज्यादा होगा, पास बहुत ज्यादा करेगा, करंट को बहुत ज्यादा पास करेगा। देखिए बेटा, अपोजिशन 0 है तो करंट पास होगा, बहुत ज्यादा पास होगा। इसका मतलब डीसी को आपका, डीसी पर ये काम करेगा। डीसी में आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 0 बन जाएगा, और वो मैक्सिमम डीसी को क्या करेगा, पास।
तो डीसी में क्या होगा, ये इक्वल टू पास करेगा, मतलब डीसी में पास करेगा। ये भी आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एसी और डीसी में कितने में पास करता है। अब करते हैं एसी की बात। 4 एसी, एसी में एक्सएल सेम फॉर्मूला 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। अब एसी में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब एक्सएल। देखिए एसी का जो केस है, एसी में ये जो है आपकी ये होगी फाइनाइट, तो एक्सएल भी आपका फाइनाइट ही बन जाएगा। ठीक है, एक्सएल आपका क्या बन जाएगा, आपका फाइनाइट वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करें, एसी में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ 50 वैल्यू पुट करोगे तो एक्सएल की वैल्यू एक फाइनाइट आएगी। इसका मतलब ये आपका ऑपोजिशन ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब एसी को पास नहीं करेगा। फॉर एसी डू नॉट पास। ठीक है, मतलब इंडक्टिव एसी में आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, प्योर इंडक्टर ऑफर्स नो पोजीशन टू फ्लो ऑफ डीसी, हेंस डीसी कैन फ्लो इजीली थ्रू एन इंडक्टर, बट in AC a finite opposition to the flow of AC, hence AC cannot flow easily through an inductor। तो AC आपका easily flow नहीं कर सकता। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आपकी माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ने एक्सएल को आर क्यों लिख दिया। डेफिनेटली क्वेश्चन तो आया होगा एक्सएल को आर क्यों लिख दिया। अब यहां पर हम देखेंगे जब एसआई यूनिट करेंगे एक्सएल की, एसआई यूनिट ऑफ एक्सएल, डेरिवेशन में मैंने एक्सएल को आर लिखा था ना, तो यहां पता लगेगा। देखो एक्सएल होता है आपका कितना, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। क्लियर, ये 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल एक्सएल की वैल्यू होती है। अब यहां पर देखिए 2 पाई की तो कोई वैल्यू नहीं होती, फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड, तो यानी हेनरी पर सेकंड, ये आ गया ना आपका हेनरी पर सेकंड। अब हेनरी की एसआई यूनिट क्या होती है, इंडक्टर है जो हेनरी की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, वोल्ट अपॉन एम्पेयर पर सेकंड, वोल्ट अपॉन एम्पेयर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड। और इसका मतलब ये कितना आ गया आपका, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर। और ये कितना होता है, रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या होता है, ओम होता है। देखिए V इक्वल टू आई आर, तो R की वैल्यू V बाय आई। तो हम ओम को कैसे डिफाइन करते थे स्टूडेंट, हम ओम को डिफाइन करते थे V बाय आई शुड बी इक्वल टू R। तो दिस इज 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर। ठीक है, ये 1 ओम था और यहां भी सेम आ रहा वोल्ट बाय एम्पेयर, तो ये क्या हुआ ओम। इसलिए मैंने एक्सएल को क्या लिखा बेटा, ओम लिखा, रेजिस्टेंस लिखा। तो आपकी इसकी एसआई यूनिट भी ओम ही होती है रेजिस्टेंस की, जैसे रेजिस्टेंस की थी वैसे ही स्टूडेंट इसकी आपकी एसआई यूनिट होती है। अब हम करेंगे बेटा इसके फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बिल्कुल आसान है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। हमारे पास दो चीज है, देखिए एक तो है I इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये हमने प्रूफ किया ना। और एक V इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, आप E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब हम इसके पहले वेव डायग्राम करेंगे। देखिए वेव डायग्राम किस तरीके से है, ये आपने वेव डायग्राम बना दिया, ये आपकी V नोट है, मतलब V और I है आपका, तो ये V का तो इस तरीके से बनेगा आपका स्टूडेंट। ये किसका हो गया आपका, V इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां से जो I है माइनस पाई बाय 2, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा आपका, ये मैक्सिमम पे यहां पहुंच गया, फिर यहां और फिर यहां। तो ये ग्राफ किसका होगा बेटा, I इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब वेव डायग्राम करेंगे। वेव डायग्राम के लिए आपको एक तरीका बता देता हूं, ये आपका V नोट बन गया और ये आपका I नोट बन गया। ठीक है, I नोट ये नहीं बनेगा आपका, ये V नोट है, I नोट यहां आएगा, ये आपका क्या बन गया, मैक्सिमम पर, स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो ये V और I का है। अब यहां पर आप इस तरीके से बनाएंगे, पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लेके जाएंगे यहां पर, लेकिन
तो यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये किसका बन गया, v इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये बन गया आपका वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम। और आई नोट, आई यहां से स्टार्ट है, तो ये तो आपकी -5 फेज -5/2 है ओमेगा टी। ये तो ये कितना बन गया 90 डिग्री, और ये कितनी होगी ओमेगा टी। तो ये पूरा कितना बन गया, आई इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2। ठीक है, ये सारा का सारा इस तरीके से बन गया। तो ये बेटा ये तो है वेव डायग्राम, और ये है आपका फेजर डायग्राम। तो इस तरीके से आपके क्या बनेंगे, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो इसको नोट कर लीजिए, आपका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। उसके बाद इस वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट बनता है वो है एवरेज पावर। जैसे हमने रजिस्टर में की थी, वी नोट बाय रूट 2 इंटू आई नोट बाय रूट 2, यानी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये हमने एवरेज पावर की थी। तो हम करेंगे पावर सप्लाई टू इंडक्टर, पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर। किस तरीके की पावर सप्लाई होती है, अब पावर के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा डेफिनेटली, जैसे हमने पहले किया था। तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर लेंगे हम, बीच की कोई पावर। तो आपका dw बाय dt पावर का यही फॉर्मूला किया था, v नोट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2। अब यहां पर यही है, ठीक है। देखो एवरेज पावर सिंपल v इंटू आई होती है, तो यहां पर v की जगह v नोट साइन ओमेगा टी और i की जगह आई नोट साइन ओमेगा टी -π/2 है, और पावर को dw बाय dt लिख लिया। अब dw एक तरफ, v नोट आई नोट एक तरफ, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -π/2। क्लियर स्टूडेंट, और इसके साथ dt भी आ गया। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। ये dw बन गया, और ये v नोट आई नोट, ये हम करेंगे 0 टू t। अब साइन ओमेगा टी, बेटा अब इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी, आप कर चुके हो, इंटू dt। ठीक है, अब जो चीज बाहर निकलती निकाल लीजिए, w कितना बन गया -v नोट आई नोट, ये तो बाहर निकल गया। यहां क्या बन गया, साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी dt। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 टू t। ये इसी स्टेप में कर दिया, बट आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई लिख भी दीजिए इसमें। ठीक है, तो यहां पर आपका जो w था स्टूडेंट, ये कितना बन गया आपका -v नोट आई नोट डिवाइड बाय 2। अब ये 2 साइन a इंटू साइन b, साइन ऑफ 2a बन जाएगा, मतलब साइन ऑफ, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और इसके साथ क्या है dt, इसका इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट हमारे डिजायर इक्वेशन क्या थी, w इक्वल टू -v नोट आई नोट बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू dt। मतलब हमारा मेन मकसद क्या है, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना। तो यहां से w आपका कितना आ गया, -v नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, और लिमिट कहां शिफ्ट हो गई, यहां पर 0 टू t। अब इस माइनस को बाहर ले लीजिए, तो w कितना बन गया आपका, प्लस v नोट आई नोट बाय 2, और इस 2 ओमेगा को भी बाहर ले लीजिए, इंटू 2 ओमेगा बन गया, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और अंदर क्या रहेगा आपका, सिर्फ कोस ऑफ 2 ओमेगा टी लिमिट 0 टू t। अब हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट। तो w कितना हो गया, v नोट आई नोट डिवाइड बाय 4 ओमेगा। अब कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, यानी कोस ऑफ 2 इंटू ओमेगा टी को 2 पाई बाय टी लिख लिया, 2 पाई बाय कैपिटल टी, और इस टी की जगह कैपिटल टी माइनस, फिर दोबारा से 0 पुट करेंगे, कोस ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाय टी इंटू 0। तो ये तो बेटा क्या बन गया आपका
ये बन गया वी नोट आई नोट डिवाइड बाय 4 ओमेगा, और ये कितना बन गया आपका 4 पाई, टी से टी कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया कोस ऑफ 4 पाई माइनस, और ये कितना बन गया कोस ऑफ 0। अब 4 पाई आपका 1 होता है, कोस 0 भी 1 होता है, तो W कितना आ गया आपका स्टूडेंट वी नोट आई नोट डिवाइड बाय 4 ओमेगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका 0, तो ये W मैं यहां लिख देता हूं, W कितना आ गया आपका वी नोट आई नोट डिवाइड बाय 4 ओमेगा और 1 माइनस 1 0, इसका मतलब W की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब वर्क डन 0, पावर कितना होता है W बाय T, यानी ये भी वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी एवरेज पावर भी कितनी आ गई आपकी 0। सो दिस इज द एवरेज पावर इन द इंडक्टर। So student, in the next lecture we will do the next topic based on this unit, that is your electromagnetic induction and alternating current. Okay, thank you.